हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ बच्चों, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो हमारा चैप्टर है इसमें दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे और एक फिर हम देखेंगे कि कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि इस चैप्टर के अंदर अलग अलग सब टॉपिक हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से बच्चों। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग, दैट इज मैनेजरल रेम्यूनरेशन। जी हाँ बच्चों, अब बात ही आती है कि जो मैनेजरल रेम्यूनरेशन है इसके क्या लिमिटेशंस हैं, इसकी कैसे कैलकुलेशन की जाती है। तो ध्यान रखें कि कोई भी कंपनी जब मैनेजरल रेम्यूनरेशन देना चाह रही है तो वे मैनेजर का यहाँ मीनिंग क्या है, क्या वाकई यहाँ मैनेजर है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, इस कैटेगरी में इंक्लूड किस किस को किया जाता है। एक होता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना, यानी कि एमडी। एक होता है हमारा होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर यानी कि डब्ल्यूटीडी। और एक फिर यहां अल्टीमेटली हो सकता है मैनेजर, है ना। तो मैनेजर भी होता है। मेन कैटेगरी जो होती है वो ये होती है। इसके बाद क्योंकि हम लोग जब भी लिमिटेशन देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें एक कैटेगरी और होती है जिसमें होता है आपके पास पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब ये जो देखिए हमारा पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है ये भी मैनेजर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। तो पहले तो हमने ये देखा कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, तो ये कैटेगरी हमने चेक कर ली। अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी मैक्सिमम लिमिटेशंस कितनी है। क्या एक कंपनी जितना चाहे उतना रेम्यूनरेशन दे सकती है, मर्जी है, खुद का प्रॉफिट है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं दे सकते। कंपनी एक्ट में इसके प्रोविजन आपको दिए गए हैं, उन प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही आप रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं इसकी लिमिटेशंस की, अगर मैक्सिमम कितना लिमिट होता है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं या कंपनी के पास जो प्रॉफिट हैं वो रेम्यूनरेशन देने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो दो कैटेगरी इसमें होती है। बात करते हैं पहले फर्स्ट कैटेगरी की कि क्या हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट है। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो देखिए ये तीनों बंदे कौन कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, ठीक है। ये तीन प्राइमा फेसी तीन लोग हैं। तो हमें ये चेक करना है कि भाई कंपनी में इस तरह के कितने लोग इंगेज हैं। ध्यान रखिए अगर तीनों में से सिर्फ कोई एक ही है, ओनली 1%, यानी कि सिर्फ एमडी है या सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर है या सिर्फ मैनेजर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ तीनों एक एक है, तीनों में से कोई भी एक ही बंदा है बस, और कोई है ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो अगर सिर्फ एक ही बंदा है तो फिर आप उसको दे सकते हैं 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इस पर्पस के लिए देखिए नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम रेम्यूनरेशन जो आप दे सकते हैं दैट विल बी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट, ठीक है बेटा। लेकिन अगर यहां पर जो बंदे काम कर रहे हैं वो है मोर देन 1। अब मोर देन 1 का मतलब ये है कि मोर देन 1 कहीं तक यूं आप 100 तक 200 500 कितने भी हो सकते हैं, है ना, कंपनी एक्ट की लिमिटेशन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल एक एमडी भी है, मैनेजर भी है ना, या एक एमडी है, एक होल टाइम डायरेक्टर है, तो एक से ज्यादा है कुल मिला के। तो यहां आप कितना रेम्यूनरेशन दे सकते हैं सर? यहां हम रेम्यूनरेशन दे सकते हैं 10% का, ठीक है। तो एक बंदा है तो 5%, एक से ज्यादा है तो 10% का रेम्यूनरेशन हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो बात हुई इन तीनों की। अब जो एक चौथा बंदा है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्ट टाइम डायरेक्टर, पार्ट टाइम डायरेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं पीटीडी। तो वे कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर या डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, हम इन्हें कितना रेम्यूनरेशन देंगे। तो देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो कैटेगरी है इसको मैं कैटेगरी ए बना रहा हूं, ऐसा कहीं लिखा हो नहीं, पर इसको अगर मैं कैटेगरी ए बना रहा हूं तो आपको यहां चेक करना पड़ेगा कि जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है ये जो काम कर रहा है ये विदाउट कैटेगरी ए और विद कैटेगरी ए। क्या मतलब है सर? मतलब ये है कि भाई कंपनी में कोई भी नहीं है, ना एमडी, ना होल टाइम डायरेक्टर, ना मैनेजिंग डायरेक्टर, अनाथ है कंपनी, कोई है ही नहीं यहाँ। तो इसका मतलब है
कि हमारा जो पार्ट टाइम डायरेक्टर है वो अकेला ही बेचारा काम कर रहा है, अकेला ही मेहनत कर रहा है, तो ये भाई अकेला ही काम कर रहा है तो फिर उसको कितना मिलना चाहिए सर, इसको मिलना चाहिए 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, इससे रेम्यूनरेशन मिलेगा 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर ये काम कर रहा है विद कैटेगरी ए, यानी कि इसमें से कोई भी अगर है, एक है एक से ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, पर कोई ना कोई तो है ना इसकी मदद करने वाला कैटेगरी ए का बंदा। तो अगर कोई कैटेगरी ए का बंदा भी है तो इस पार्ट टाइम डायरेक्टर को कितना पैसा मिलेगा सर, 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ये 11% तो नहीं दिख रहा ना आपको, है ना, ये 1% बेटा। सो इट इज 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो हमें चेक करना है कि क्या ऊपर वाले का साथ है या ऊपर वाले का साथ नहीं है, यानी कि कैटेगरी ए साथ है या कैटेगरी ए साथ नहीं है। तो अगर कैटेगरी ए साथ है तो मिलेगा 1%, साथ नहीं है तो मिलेगा 3%। ये कुल मिला के, अब जैसे पार्ट टाइम डायरेक्टर आपके एक से ज्यादा भी है तो हमें उससे मतलब नहीं है, कुल मिला के उन सबको मिला के 3% और 1% रेम्यूनरेशन मिलेगा। जब इसमें आप अलग अलग इस तरह की अपॉइंटमेंट देखते हैं ना, तो बच्चों ध्यान रखिएगा कभी भी मैनेजर रेम्यूनरेशन 11% से ज्यादा नहीं हो सकता। जी हाँ बच्चों, कभी भी मैनेजर रेम्यूनरेशन 11% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, आप अलग अलग केस जैसे बना के देख लें, ये काम आपका होगा, उसमें आप देखेंगे कि 11% से ज्यादा मैनेजर रेम्यूनरेशन कभी भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात करी कि भाई पार्ट टाइम डायरेक्टर। चलिए अगर आप बोले तो मैं एक आध एग्जाम्पल भी आपको कराता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपकी कंपनी में एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, एक मैनेजर है, या फिर पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं है, 0, लेकिन एक एमडी है, एक होल टाइम डायरेक्टर है। पार्ट टाइम डायरेक्टर है एक, एमडी भी नहीं है और होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं और मैनेजर भी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर है। ठीक है, पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं है, एक एमडी है, एक होल टाइम डायरेक्टर है, एक मैनेजर है। ठीक है, तीनों एक एक हैं। चलिए तो ये कुछ केसेस जो हैं वो हम देख रहे हैं, और एक और लेते हैं कि एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक होल टाइम डायरेक्टर है। ठीक है, चलिए अब इन सारे केसेस में मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, चलिए तो चेक करें। देखिए बेटा, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है और एक एमडी है। एमडी एक ही है तो पहले ऊपर वाली कैटेगरी, हाँ सर एमडी एक ही, यानी कि अगर सिंगल पर्सन है तो 5% मिलेगा, तो 5 तो उसको मिलेगा। पार्ट टाइम डायरेक्टर विद हेल्प काम कर रहा है, विदाउट हेल्प, सर एमडी है ना इसके साथ काम करने वाला, तो पार्ट टाइम डायरेक्टर को मिलेगा 1%, इसको मिलेगा 5, इसको मिलेगा 1, 5 + 1। मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा सर, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन हो जाएगा हमारा 6% का। ठीक है, फिर आगे पार्ट टाइम डायरेक्टर है ही नहीं, ये दोनों एक एक हैं। चलिए इस कैटेगरी में बंदे एक ही हैं, एक से ज्यादा है सर, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो कितना मिलेगा 10%, और पार्ट टाइम डायरेक्टर सर वो तो है ही नहीं, तो सिर्फ इन दोनों को मिलेगा 10%। ठीक है बेटा, फिर आ जाइए इधर, एक पार्ट टाइम डायरेक्टर है, एमडी डब्ल्यूटीडी कोई भी नहीं है, यानी कि ऊपर वाला इसके साथ कोई भी नहीं है कैटेगरी का। जब ऊपर वाला कोई भी नहीं है कैटेगरी का तो इसे मैक्सिमम कितना मिलेगा सर, इसे मिलेगा 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आपका 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेक्स्ट, पार्ट टाइम डायरेक्टर नहीं है, एक एमडी है, एक डब्ल्यूटीडी है और एक मैनेजर है। क्या करें सर इसमें, सर एक से ज्यादा बंदे है ना, एक से ज्यादा बंदे तो 10% मिलेगा, और पार्ट टाइम डायरेक्टर सर है ही नहीं, तो मैक्सिमम रेम्यूनरेशन यहाँ कितना हो गया 10%। फिर यहाँ आ जाए, एमडी डब्ल्यूटीडी एक एक है, यानी कि इस कैटेगरी में एक से ज्यादा लोग हैं, 10% इनको मिलेगा, और क्योंकि पार्ट टाइम डायरेक्टर भी ऊपर वाले की हेल्प के साथ काम कर रहा है विद कैटेगरी है, तो 1% इसको मिलेगा, तो 10 + 1 मैक्सिमम 11%। तो ध्यान रखिए कभी भी आपका जो रेम्यूनरेशन है वो 11% से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो हमने बात करी उस कंपनी की जिसके पास जो है सफिशिएंट प्रॉफिट आपके पास है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो ये लिमिटेशन आप काम में लेंगे। लेकिन सर अगर ऐसी कंपनी जिसके पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, यानी कि अगर वो इस लिमिट से रेम्यूनरेशन देते तो लॉस में आ जाएगा,
या उसके पास ऑलरेडी लॉसेस चल रहे हैं, तो सर इस कैटेगरी को क्या रेम्यूनरेशन दे सकते हैं? हाँ बेटा, बिल्कुल इस कैटेगरी को रेम्यूनरेशन दे सकते हैं, और वो रेम्यूनरेशन की लिमिट है। तो हम बात कर रहे हैं कैटेगरी नंबर 2, व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट, यानी कि जिस कंपनी के पास प्रॉफिट है नहीं, यानी कुल मिला के हो सकता है उसके पास लॉसेस हो, या अगर प्रॉफिट भी हैं तो वो प्रॉफिट कैसे हैं सर? वो इनएडिक्वेट है ना, इनएडिक्वेट या इनसफिशिएंट आप बोल सकते हैं। तो क्या ऐसी कंपनीज मैनेजर रेम्यूनरेशन दे सकती है? हाँ सर, बिल्कुल दे सकती है, लेकिन इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा उस कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल। देखिए इफेक्टिव कैपिटल जो है वो मैं भी आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है। देखिए अगर कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल जो है, इफेक्टिव कैपिटल या तो नेगेटिव में या फिर लेस देन 5 करोड़ है, इफेक्टिव कैपिटल या तो नेगेटिव में है या फिर लेस देन 5 करोड़ है, तो आप मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना सकते हैं सर? 60 लाख रुपए का रेम्यूनरेशन हम लोग दे सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकते, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर आपकी जो कैपिटल है वो 5 करोड़ प्लस है ना, यानी कि 5 करोड़ या इवन 5 करोड़ तो वो भी इसी में आएगा, तो 5 करोड़ रुपए उससे ज्यादा है, लेकिन 100 करोड़ से कम है, 100 करोड़ से कम है, तो बेटा कंपनी कितना रेम्यूनरेशन दे सकती है सर? 84 लाख का रेम्यूनरेशन हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, अगर हमारी जो इफेक्टिव कैपिटल है वो 100 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, लेकिन 250 करोड़ से कम है, तो आप कितना दे सकते हैं? 120 लाख। 120 लाख का मतलब 1 करोड़ 20 लाख तक का रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अगर हमारी इफेक्टिव कैपिटल 250 करोड़ या प्लस और उससे ज्यादा है सर, तो हम कैसे देंगे? तो बेटा देखिए, तो हमारा जो तरीका होता है इसमें देने का वो होता है भाई 250 करोड़ तक तो 120 लाख आप दे ही रहे हो। अब 250 करोड़ के ऊपर जितनी आपकी कैपिटल है उसका 0.01% दे सकते हो। 250 करोड़ के ऊपर, जैसे मान के चलो मैं आपको बताऊं, आपकी कैपिटल 300 करोड़ मान लें, ठीक है साहब, 300 करोड़ मान लें, तो 250 करोड़ तक तो 120 लाख दे ही सकते हो। अब 250 करोड़ के ऊपर कितना है? 50 करोड़ हो रहे, क्योंकि हमारी कैपिटल तो हम 30 करोड़ मान रहे हैं, तो बेटा 50 करोड़ का 0.01% अगर आप निकालें 50 करोड़ 50 करोड़ इसका 0.01%, चलिए तो वो हम इसके अंदर और ऐड कर देंगे 50 करोड़, ठीक है। अच्छा इसमें आप समझिए मजे की बात, 50 करोड़ का 0.01 और 1 मिनट भाई 0.01%, तो एक्चुअल में 50,000 इसमें और इंक्लूड आपका हो जाएगा। तो 50,000 और इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हो गया 120 लाख और 1 करोड़ 20 लाख 50 है, यहां तक आप जा सकते हैं अगर आपकी कैपिटल 300 करोड़ है तो। चलिए ये तो बात हुई कि अगर ऐसी कंपनी जिनके पास जो इफेक्टिव कैपिटल है वो जिस लिमिट में है तो उस हिसाब से आप ये दे सकते हैं। अब मुझे यहाँ 2 चीजों के बारे में आपसे डिस्कस करना है। पहले तो ये कि जैसे हम लोग जिस कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है ना, हमने उसकी बात करी कि वो रेम्यूनरेशन कैसे देंगे, पर हमें यहाँ पे ये भी देखना है ना उसका नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि इसकी इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। चलिए तो बेटा सेक्शन 198 जो है कंपनी एक्ट का, वहां दिया हुआ है कि सर आप कैसे निकालेंगे। आप सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट। तो अगर आपने इनकम टैक्स में बिजनेस एंड प्रॉफिट में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे जाके आप पढ़ लोगे। उसमें एक इनडायरेक्ट मेथड होता है प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, तो उसी पे बेस दे, लगभग मिलता जुलता है, मैं ये नहीं बोलूंगा सारा का सारा, पर लगभग उससे मिलता जुलता है। तो आपको इस नेट प्रॉफिट में कुछ चीजें ऐड करनी है। कौन कौन सी? प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस proposed dividend plus transfer to any reserve, है ना, like general reserve or any other reserve और investment fluctuation fund, है ना, कुछ भी हो, plus all capital expense, है ना, आपने कोई एक्सपेंस
किया, एसेट्स वगैरह खरीदे P&L में डेबिट कर रखा है तो गलत है, तो ऑल कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है। प्लस अगर ठीक है आपने कोई प्रोविजन बनाया लेकिन वो प्रोविजन एक्सेस बन गया, जैसे पीबीडी वगैरह है और इन्फॉर्मेशन बोल रखा है आपने इतना एक्सेस बना रखा है, तो उसको भी ऐड करेंगे एक्सेस प्रोविजन। या अगर आपने एक्सेस डेप्रिसिएशन लगा रखा है तो वो एक्सेस डेप्रिसिएशन प्लस एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया पेमेंट मतलब होता है एक्सेस पेमेंट, यानी कि लीगली जो पेमेंट बैठ रहा है उससे ज्यादा का पेमेंट, प्लस कैपिटल लॉस। फॉर एग्जांपल आपका जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स वगैरह है तो वो, प्लस अगर आपने ऑलरेडी P&L में मैनेजरल रेम्युनरेशन दे रखा है, मैनेजरल रेम्युनरेशन दे रखा है तो वो भी ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा डायरेक्टर फीस मैनेजरल रेम्युनरेशन का पार्ट नहीं होती, तो मैं लिख देता हूं, अगर डायरेक्टर फीस है तो ऐड मत कर देना, है ना, एक्सक्लूडिंग डायरेक्टर फीस जो ऐड मत करना बेटा, क्योंकि ये आपके रेम्युनरेशन में इंक्लूड नहीं की जाती है, ठीक है। फिर है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं वो तो आपको ऐड करनी है। अब सर लेस क्या करना है बेटा? लेस करना है आपको कैपिटल प्रॉफिट। मैं बताता हूं आपको कैपिटल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। सेलिंग प्राइस माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। देखिए नॉर्मल तो क्या करते हैं आप, प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से डब्ल्यूडीवी माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ सेल्स में से डब्ल्यूडीवी माइनस नहीं होगा, हमें कैपिटल प्रॉफिट निकालना है, इसलिए सेल्स में से माइनस किया जाएगा उसका ओरिजिनल कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपने गलती से P&L में जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर क्रेडिट कर रखा है तो वो लेस कर दें, या अगर वहां पे आपने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट कर रखा है तो वो लेस कर दें, ठीक है। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो लेस की जाती है, तो इनको लेस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आता है ये है आपका नेट प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजरल रेम्युनरेशन, ठीक है बेटा। तो मैनेजरल रेम्युनरेशन के लिए आप इस नेट प्रॉफिट को काम में लेंगे। चलिए ठीक है, तो देखिए ये तो मैंने आपको एक चीज सिखानी थी, ये मैंने सिखा दी कि मैनेजरल रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम बात करेंगे उस इफेक्टिव कैपिटल की, इफेक्टिव कैपिटल को कैसे लिया जाता है, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? सबसे पहले आएगा आपका पेड अप कैपिटल। कैपिटल का मतलब हर तरह की कैपिटल है ना यहाँ पे। पर ध्यान रखिए कि अगर आपके पास जैसे बैलेंस शीट में रखा है शेयर एप्लीकेशन रिसीव बट अलॉटमेंट इज नॉट डन, है ना। तो अलॉटमेंट इज नॉट डन, तो सिर्फ एप्लीकेशन मैंने रिसीव करा, अलॉटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो फिर वो हमको नहीं लेना है, ठीक है। नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस के कुछ हेडिंग है, ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट वगैरह, बट ये ध्यान रखिए उसमें एक्सक्लूड करेंगे। किसको एक्सक्लूड करेंगे सर? हम लोग रीवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लेंगे, ठीक है, वो नहीं लेंगे। अच्छा कई बार होता है कि इसमें करंट ईयर प्रॉफिट दिया जाता है, तो अगर वो करंट ईयर प्रॉफिट दिया हुआ तो वो भी ले लीजिएगा, बट बिफोर आपको है ना वो प्रॉफिट में से पहले ही रेम्युनरेशन लेस करके बता देगा भाई हमने ये कैलकुलेशन की सही, तो हमें ठीक है वो प्रॉफिट लेना है, लेकिन वो लेना है बिफोर रेम्युनरेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसने अगर वो रेम्युनरेशन दे रखा होगा ना तो उसको ऐड बैक कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन। तो करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर रेम्युनरेशन है वो आप लेंगे। वैसे तो SPR हालांकि रिजर्व एंड सरप्लस का ही पार्ट होता है, पर वो मैं लिख देता हूं SPR प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड बोरोइंग पेबल आफ्टर 1 ईयर, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो बच्चों डिबेंचर है, पब्लिक डिपॉजिट है, या डायरेक्टली लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स, तो ठीक है फिर आप उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये तो बात हुई ऐड करनी। अब सर लेस क्या करेंगे? देखिए बेटा लेस में आपको करना है किसी तरह के इन्वेस्टमेंट है तो लेस करें, पर इसमें नोट आप एक लिख लो चाहो तो, इफ वी आर सॉल्विंग अ केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी,
अगर हम इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए बात करें तो फिर इन्वेस्टमेंट लेस मत करना, ठीक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी के हैं, तो यानी कि अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किसी इन्वेस्टिंग कंपनी के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए लेस नहीं किया जाएगा ना, क्योंकि फिर उसके लिए एक तरह का स्टॉक हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेस, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये चीजें आप लेस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी इफेक्टिव कैपिटल। अब देखिए आपके पास जब आप बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो कई बार आपके इस तरह के, जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग कैपिटल लोन है, या आपका ओवरड्राफ्ट है, या आपका इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन चल रहा है, ठीक है, या बैंक गारंटी है, या शॉर्ट टर्म आपके लोन्स हैं, इन्हें लॉन्ग टर्म लोन में नहीं लिया जाता है। प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस थे वो कैलकुलेशन सीख ली। अब हम एक काम करते हैं, आपको एक छोटा सा जो क्वेश्चन है मैनेजर रेम्युनरेशन का, वो मैं करा देता हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन, देखिए इसमें मेरे पास है, फॉलोइंग इज द ड्राफ्ट P&L ऑफ M Limited फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च बाय बैलेंस BD ट्रेडिंग प्रॉफिट गवर्नमेंट सब्सिडीज, और फिर नीचे है इधर P&L में आपका एडमिन एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, मैनेजर रेम्युनरेशन दे रखा है, डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड बैलेंस, ठीक है। आगे नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स एज पर शेड्यूल 2 इज, देखिए आपको डेप लगाना कितना चाहिए था सर, 575, 345 लगाना चाहिए था, लगाया कितना, कम लगाया आपने। तो आपको मालूम है, तो मैंने वहां पे आपको जो फॉर्मेट लिखाया था तो मैंने बोला था अगर एक्सेस डेप्रिसिएशन है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, लेकिन यहाँ तो शॉर्ट डेप्रिसिएशन है तो उसको माइनस करना पड़ेगा बेटा, है ना, आपने कम लगाया। चलिए करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए सर, सबसे पहले तो चाहिए था हमें नेट प्रॉफिट। तो पहले आपका नेट प्रॉफिट निकाला था, देखिए कितना है, देखिए बैलेंस है आपका 40, 20, 185, है ना, इसमें से ओपनिंग लेस कर देंगे 572, 350, तो हमारा प्रॉफिट है 847,835। अब हम ऐड करेंगे। देखिए हालांकि नेट प्रॉफिट निकालेंगे दो तरीके, एक डायरेक्ट भी होता है, एक इनडायरेक्ट भी होता है, पर आपको यार डायरेक्ट मेथड में जो है वो कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहती है स्टूडेंट्स को, ये मेथड ज्यादा बेटर रहता है, इसलिए मैं हमेशा इनडायरेक्ट से कराता हूँ आपको। अब इसमें देखिए आप एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस, क्या ये हमारे फॉर्मेट था, नहीं था, डायरेक्टर फीस नहीं था, रेम्युनरेशन था, मैंने आपको मना किया था डायरेक्टर फीस नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं लेंगे, मैनेजर रेम्युनरेशन है सर, हाँ ये लेंगे, है ना, क्योंकि हम रेम्युनरेशन के लिए तो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपका मैनेजरल रेम्युनरेशन कितना है सर, ये है 285, 350, 285, 350, ठीक है। फिर आगे देखो बेटा, डेप्रेशन तो आपने कम लगाया, कितना कम लगाया, आपको लगाना था 575, हमें लगाना था सर 575, 345 लगाना चाहिए था, है ना, लगाया कितना 285, 350, ठीक है, और 522 लगा, 575, 345 लगाना था, 522, 543 लगाया, तो बेटा आपने 52,802 इतना कम लगाया, तो कम लगा तो आपको थोड़ा लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे थोड़ा जाके हम लेस करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 5280 आपको माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। हाँ अगर आपने शेड्यूल 2 जो है उसकी लिमिटेशन से ऊपर जाके लगाया होता तो फिर हम एक्सेस डेप्रेशन मान के ऐड करते हैं, पर हमने ऑलरेडी कम लगा रखा है भाई, तो फिर हम क्या करें, जो कम लगाया उसको माइनस कर दो। चलिए भी हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा कितना है 1242,500 ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 1242,500, जनरल रिजर्व 4,000 का, ये भी 4,000 है, कितना
जनरल रिजर्व है सर हमारा 4 लाख का है, क्या कर रहे हो? तो बेटा जनरल रिजर्व है आपका 4 लाख का। जनरल रिजर्व के बाद है इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व 12,500। इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व 12,500, ठीक है 12,500। फिर चलिए तो ये सब कुछ हो गया। क्रेडिट में अगर हम देखें तो सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, ये तो नॉर्मल इनकम का ही पार्ट होता है। बाउंटीज भी लिखा रहता है कई बार, वो भी नॉर्मल इनकम का पार्ट है। चलिए तो यहां तक तो कर लिया, अब हम इसको चेक करते हैं। तो 847, 835, 285, 350, 1242, 500, 4,12,500 है ना, दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा 52802 को। बेटा ये आ रहा है मेरा 2 लाख नहीं सर 27 लाख 27,35,383। अब इसने हमसे पूछा था मैक्सिमम लिमिट पूछी थी बेटा, तो मैक्सिमम लिमिट हमारे पास ये पूछ रहा है मैक्सिमम लिमिट। तो इसका 11% निकाल दो। अगर आप 11% निकालेंगे तो 3,08,92। तो मैक्सिमम रेमिशन जो हो सकता है वो 11% हो सकता है किसका? इसका। तो इसका अगर आप 11% निकालेंगे 3,00,892 रुपीज। सो दैट इज आवर मैक्सिमम रेम्युनरेशन विच कैन बी पेड टू द मैनेजर। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए बच्चों, तो ये हमने सीखा किस तरीके से रेम्युनरेशन कैलकुलेट किया जाता है। चलिए अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, जिसमें हम ये देखेंगे कि आपके पास एक बैलेंस शीट है। देखिए बैलेंस शीट में ऑथोराइज कैपिटल ठीक है, फिर आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है फुली पेड अप, इक्विटी शेयर 80 रुपये पेड अप है, और शेयर सस्पेंस अकाउंट है। कैपिटल रिजर्व 195 है, लेकिन उसमें 150 का क्या है, उसमें 150 का रीवैल्यूएशन रिजर्व भी है। ठीक है सर, एसपीआर है, और फिर डिबेंचर, अनसिक्योर्ड लोन में पब्लिक डिपॉजिट, फिर हमारे पास है कैश क्रेडिट फ्रॉम एसबीआई, तो ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, खुद ही लिख के दिया इसने, और ट्रेड पेबल है। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में, और पी&एल अकाउंट है डेबिट साइड में। ठीक है, यानी कि लॉस है। शेयर सस्पेंस अकाउंट में बोला कि रिप्रेजेंट द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटमेंट इज येट टू बी मेड, यानी कि जिन पे अभी तक हमें अलॉटमेंट नहीं किया है। ठीक है, you are required to compute the effective capital as per the provision of the schedule 5. would your answer will different if X company is an investment company? ठीक है सर, वो एक ही फर्क आता है, अगर आपको याद हो रहा हो तो मैंने आपसे कहा था एक बार, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट को माइनस मत करना, और अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट को माइनस करना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर ये हमारे लिए क्या है, एक्स लिमिटेड जो है, अगर हम इसको मान लें एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, नॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और या फिर हम इसको मान लें एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो दोनों में आंसर में क्या फर्क पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। इफेक्टिव कैपिटल निकालना, देखो सबसे पहले क्या है सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ले लो। देखिए बेटा ये आपकी 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख रुपए की थी, तो दोनों तरफ आएगी। 15 लाख का है मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट 1,20,000 इक्विटी शेयर है, 80 रुपये बेटा, तो 96 लाख क्या है बेटा ना, ये इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये है हमारे पास अमाउंट रुपीज 96 लाख के। ठीक है, चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल हमने लिया, फिर हम बढ़ते हैं आगे। शेयर सब्सटेंस अकाउंट, देखो एप्लीकेशन बनी है पर हमने अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है तो हम नहीं लेंगे। फिर आ जाएं आप कैपिटल रिजर्व लेते हैं बेटा 195 है, लेकिन इसमें क्या है रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसको नहीं लेंगे। तो 195 में से अगर आप 150 लेस कर दें तो सर हमारा जो कैपिटल रिजर्व आएगा वो कितने का आएगा सर, वो आएगा हमारे पास
45,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए कैपिटल रिजर्व भी हो गया। फिर आ जाए आगे। सर सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ बेटा ये भी आएगा, ये आपका SPR 50,000 एंड 50,000। ठीक है, देखिए डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 65 लाख आएगा, पब्लिक डिपॉजिट भी आएगा, है ना। ये आपका 15% डिवेंचर 65 लाख का है तो वो यहां भी आएगा और ये यहां भी आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका था पब्लिक डिपॉजिट 370 का, पब्लिक डिपॉजिट 3,70,000 का पब्लिक डिपॉजिट है तो ये भी आएगा। चलिए ये भी हमने ले लिया। फिर आगे सीसी लिमिट आएगा नहीं, करंट लायबिलिटी आएगा नहीं। अब देखिए एसेट्स में आपके से इन्वेस्टमेंट है तो आप ध्यान रखिए, है ना, हमने ये तो माना है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी, तो यहां तो आप लेस कर दो। तो ये देखिए यहां तक आइटम पहले ऐड हो जाएंगे, फिर यहां से आप लेस करना चालू करेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट, जब नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो माइनस हो जाएंगे। कितने के? 75 लाख के। तो बेटा यहां तो आपका 75 लाख माइनस होगा, लेकिन यहां माइनस नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है सर? ये है 15,25,000 का, 15,25,000। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया काम। अब हम एक काम करते हैं, लगाते हैं टोटल। प्रोडक्ट 65 ही आ रहा है भैया, 180। यहां तक का देखो दोनों का सेम आएगा, 180 65,000 माइनस करेंगे 75 लाख तो एक है और 1525 एक है, 90,40,000। इफेक्टिव कैपिटल केस नंबर 1 में 90,40,000 और इसमें आपका 1,65 लाख एंड 40,000 रुपीज। ठीक है सर, तो देखिए ये हम लोगों ने कैलकुलेट करा है इफेक्टिव कैपिटल। तो अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो इन्वेस्टमेंट माइनस मत करना क्योंकि उसके लिए स्टॉक है, लेकिन अगर अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो बिल्कुल आप लोग माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग एक आधा क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऊपर ऊपर लिखा है कुमार लिमिटेड इज ए नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब अगर ये नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो ठीक है, चलिए तो ऐसे हो जाएगा, नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, has been incurring losses from past few years, the company provide the following information। देखिए पेड अप कैपिटल लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व 150 का है लेकिन 10 लेस करेंगे, तो 10 लेस करके कितना लेंगे सर? 140 का लेंगे, है ना। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन लेते, SPR लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, डिपॉजिट पेबल आफ्टर 1 ईयर है, 1 साल के बाद का है, ये भी लेंगे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये नहीं लेंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किए इसको आप माइनस करेंगे, और इन्वेस्टमेंट क्योंकि नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी तो उसको भी हम माइनस करेंगे। चलिए तो 120 प्लस 20 प्लस 140 प्लस 80 प्लस 20 माइनस 200, 180 lakhs दैट इज द इफेक्टिव कैपिटल, है ना। तो सिंपल सा है ये 180 लाख आएगा बेटा आपका इसका आंसर इफेक्टिव कैपिटल का। ठीक है, चलो बच्चों, तो ये क्या है ना, कभी कभी जैसे आपका जो एग्जामिनर है वो इस तरह से इफेक्टिव कैपिटल आपसे कैलकुलेट करवाने का काम कर लेता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अगला एक छोटा सा टॉपिक आज की क्लास का और पढ़ा देता हूं, है ना। देखिए नेक्स्ट हमारा है कैलकुलेशन ऑफ DDT, कैलकुलेशन ऑफ DDT। DDT का क्या मतलब सर? DDT का मतलब होता है बेटा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
आज सभी को पता है सेक्शन 1034, क्योंकि वैसे तो मैं इनकम टैक्स पढ़ाता नहीं पर शायद 1034 ही होना चाहिए। इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो शेयर होल्डर के लिए क्या होता है सर, एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है सर, क्या ये वाकई एग्जेम्प्ट है? क्या हाँ बेटा ये ऐसा है, शेयर होल्डर के लिए तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन जो आपकी पेड कंपनी है जिसने पेमेंट किया है, उस कंपनी को इस पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो अब क्योंकि उस कंपनी को इस पर टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए वो कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको ग्रॉस अमाउंट का काम करना पड़ता है। ये ग्रॉस अमाउंट कैसे निकलता है, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता कैसे। सबसे पहले तो इसका जो बेसिक टैक्स रेट है, बेसिक आपका जो टैक्स रेट है वो है आपका 15%। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम लोग 15% का अगर हम लोग निकालें 12% जो सरचार्ज का पार्ट होता है ना, तो हम ऐड करेंगे। जब आप लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, ऐड कर देंगे सर तो हमारे पास आ रही है जो सरचार्ज का पार्ट ऐड हमने कर दिया तो यार है 16.8, तो सरचार्ज ऐड करते हैं। फिर इसके ऊपर हम लोग, क्योंकि अभी तक वैसे तो हालांकि नया वाला जैसे 4% पर अभी तक आया नहीं है, तो अभी तक 3% इसी चल रहा है, एजुकेशन सेज। तो 3% अगर आप 16 रुपये 80 पैसे का 16.80 का अगर आप 3% कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 0.508। ठीक है, यानी कि जो इफेक्टिव रेट है वो डीडीटी का कितना माना जाएगा सर, वो माना जाएगा आपका 17.304%, 17.304%। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो मैं एक इमेजिनरी एग्जांपल से आपको इसमें लेकर, देखिए फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है और वो जो कंपनी है आप मान लीजिए कि वो अपने प्रॉफिट में से, वो कंपनी अपने प्रॉफिट में से 165 लाख का डिविडेंड देना चाहती है। वो ये चाहती है कि शेयर होल्डर के हाथ में कितना पैसा पहुंच जाए, 165 लाख पहुंच जाए। ठीक है, शेयर होल्डर के हाथ में नेट पहुंचेगा। तो पहले बताओ क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रॉस डिविडेंड निकालना पड़ेगा। ठीक है, अभी ग्रॉस हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करें, ये तो नेट डिविडेंड है भाई जो आप चाहते हो शेयर होल्डर के हाथ में पहुंचे। ठीक है, तब आप समझिए आप तो ये चाहते हो कि शेयर होल्डर के हाथ में 165 लाख जो है वो पहुंच जाए, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसके पहले आपको इसके अंदर टैक्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उससे फिर आपको चेक करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो ग्रॉस डिविडेंड है वो कितना होना चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो जैसे 15% जो बेसिक रेट से होता है ग्रॉसअप, तो ग्रॉसअप करने का तरीका मैं आपको बताता हूं, है ना। जो बेस रेट होता है 17.15%, तो डिविडेंड रेट अपॉन 100 माइनस डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई बाय नेट डिविडेंड, तो 15% अगर बेस रेट है तो 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय, कंपनी कितना देना चाहती है सर, 165 देना चाहती है, तो इसको सॉल्व करें। 15 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 165, ये आ रहा है बेटा 29.11। कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 29.11। तो पहले तो आप अगर ग्रॉस डिविडेंड निकालें तो प्लस 165 करेंगे, 165 ऐड करते ग्रॉस डिविडेंड तो कितना आ गया सर, ये आ जाएगा 194.11। हालांकि मुझे 7 भी है तो ये वहां पे आ जाएगा। ये क्या आया, ये आ गया आपका बेटा ग्रॉस डिविडेंड। अब अगर आप यहां तक तो पहुंच गए हम लोग, नेट डिविडेंड से ग्रॉस डिविडेंड हमने करना सीखा। अब अगर हम बात करें कि भाई इस पर डिविडेंड टैक्स कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको बता दूं, देखो कैसे निकाले। सबसे पहले तो बेसिक टैक्स निकाले, 15% निकालेंगे किस पे, 194.11 पे। जब आप 194.11 पे 15% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 29.11। ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा 29.11। फिर इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, वो 12% का सरचार्ज, तो इसका 12% निकालो, ये आया 3.49, है ना। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, आपका 3% ईसी, है ना। अब देखिए आपका ये चीज समझिए, जो 3% निकलता है ये किस अमाउंट पे निकलता है, तो क्योंकि हमारे लिए समझने वाली चीज ये भी तो जरूरी है ना कि हम जो 3% निकालेंगे यार, वो 3% निकलेगा किसका, तो बेटा वो जो आपका 3% निकलेगा वो निकलेगा इनके टोटल पे। .6 और इसका हमें निकालना है 3%, तो कितना आ जाएगा 0.918।
0.9 करते कितना आ गया 31.518। ये क्या आ गया बेटा, ये है आपका DDT यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं हमारा DDT, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। चलिए, तो आपको इसका एक छोटा सा कोई एग्जांपल वगैरह हम लोग ले लेते हैं, वो करते हैं फिर हम लोग। चलिए, इसमें देखिए क्या है, क्वेश्चन में आपका 230 लाख तो है नेट डिविडेंड। नेट डिविडेंड दे रखा है, कितना दे रखा है देखिए 230 लाख का है। अब इसमें देखिए, अगर मैं आपको करके बताऊं कि भाई अगर आपका नेट डिविडेंड उसने क्वेश्चन में दे रखा है आगे 230 लाख है, पहले तो उसको ग्रॉसअप करने के लिए क्या करें सर, हम उसको ग्रॉसअप करने के लिए इंक्रीज करना पड़ेगा डिविडेंड में। इंक्रीज, तो इंक्रीज का पार्ट 15% अपॉन 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय नेट डिविडेंड। तो उसे हम ऐड करेंगे, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है मेरे पास 40.5, पीछे 88 तो 59 कर लेते हैं, 40.59 ऐड करा 230 तो ये आ रहा है मेरे पास 27059। 2705। अब ये तो आ गया आपका ग्रॉस डिविडेंड 27059। अब देखिए, अगर मेरे को DDT निकालना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई 270.59। सबसे पहले तो लेते हैं यहाँ पे ग्रॉस डिविडेंड। ठीक है, ले लिया ग्रॉस डिविडेंड। अब क्योंकि आपको क्या निकालना है सर, हमको इस पे टैक्स निकालना है, तो उससे पहले तो बेसिक टैक्स निकालो। 15% आपका DDT, 15% तो वो आएगा हमारा सर 40.59 आ रहा है, 40.59। फिर इस पे निकालेंगे 12% आपका सरचार्ज, 40.59 पे 12% निकालेंगे, कितना आएगा सर, ये आएगा 4.87। 40.59 का 12%, 4.8708। ठीक है, तो 4 इसको हम लोग कर देंगे 88। 40.59 में 4.88 को ऐड करा तो आया हमारे पास 45.47। 45.47 बस। अब इसमें ऐड कर दो आपका वो 3% EC, इसका 3% निकाला तो 1.363 और लिखा हुआ था, उसको छोड़ो जी। तो 46.833 ये क्या बैठा सर, ये बैठा हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और प्लीज आप इस चीज को ध्यान रखें कि डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है ना, इन दोनों को हम प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में। हम लोग कहाँ प्रेजेंट करते हैं सर, इसे हम प्रेजेंट करते हैं आपकी अदर करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है ये, वहां हम इसको प्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट में से लेस करके दिखाएंगे, ठीक है, जो एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहां मैं आपको और क्लियर करूंगा। पर आप ये चीज ध्यान रखिए कि इसे मेन जो इसका मेन प्रॉपर हेड है वो है आपका अदर करंट लायबिलिटी है ना, वहां पर हम लोग जितना डिविडेंड है वो और जितना उसका टैक्स बैठता है वो, उन दोनों को वहां पे प्रेजेंट किया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को हम लोग करते हैं यही वाइंड अप। मिलेंगे अगली क्लास में आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल, बाय बाय।